हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 15 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द मिनिस्ट्री विथ 2 डिपार्टमेंट। तो इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया गया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तहत 2 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज बीन इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग वर्क। तो इसको क्या क्या वर्क दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को? तो इंटरनल ट्रेड को देखना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को देखना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 1980। एक्ट कब का है? 1980 का है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग मतलब ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करना और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पैकेज्ड कम्युनिटी ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत ये सब वर्क आते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इट अंडरटेक्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड आइटम्स, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिलीवरी टू द पब्लिक, डिलीवरी टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज। द प्राइमरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। तो इस डिपार्टमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना पूरे देश के लिए थ्रू टाइमली एंड इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट करना यानी खरीदना टाइमली मैनर में, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना फूड ग्रेन्स को। कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में बात करें तो मैंडेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज कंज्यूमर एडवोकेसी। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो मैंडेट है मतलब उसका जो पर्पस है कंज्यूमर को एक मतलब कंज्यूमर के एक एडवोकेट के रूप में काम करना, कंज्यूमर का पैरवी करना। इंडिया वाज अ पायनियर द कंज्यूमर एडवोकेसी विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अ पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन एट द टाइम इनेक्टेड इन 1986 में लाया गया था। ठीक है, और इसके तहत एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू कंज्यूमर अफेयर्स 1997। और जो डिपार्टमेंट जो बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 1997 में बनाया गया था। जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। ठीक है, उस समय दुनिया में काफ़ी कम देशों में इस तरह के एक्ट हुआ करते थे, उसी समय से हमारे यहाँ इस तरह का एक्ट है। कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज बीन कंडक्टिंग कंट्री साइड, डीसीए जहाँ भी लिखा हो तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो इट हैज बीन कंडक्टिंग अ कंट्री वाइड मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन सिंस 2005। तो 2005 से ही एक मल्टीमीडिया कैंपेन इसका चलाया गया है। आप लोग कई बार एडवर्टाइजमेंट में सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो, उसी के नाम से। और द कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो DAVP जो है डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी। उसके बाद फिर दूरदर्शन नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सब के थ्रू जो है पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जाता है, मतलब कि जो ग्राहक है उनको जागरूक किया जाता है जागो ग्राहक जागो के तहत। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 वाज अमेंडेड इन 1991। तो जो 1944 का एक एक्ट था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसको अमेंड किया गया था 1991 में। इसके तहत क्या हुआ था? टू इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अ कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो इसके तहत गवर्नमेंट को पावर मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाए, इनटू विच अनक्लेम्ड सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यूज नॉट रिफंडेबल टू द मैन्युफैक्चरर्स वुड बी क्रेडिटेड एनुअली। इसमें क्या कौन सा पैसा जमा होगा? तो जो सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू जो है जो अनक्लेम्ड है, अनक्लेम्ड करने वाला तो जिसको कोई क्लेम नहीं किया अभी तक, अनक्लेम्ड सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू नॉट रिफंडेबल टू द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर को रिफंड नहीं होना है। ठीक है, एक्चुअली एक्साइज को क्लेम करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यदि स्टेट गवर्नमेंट किसी एक्साइज को क्लेम नहीं करती है तो जो अनक्लेम्ड बच जाता है वो पैसा इसमें चला जाता है, किसमें? तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। द कंज्यूमर वेलफेयर फंड वाज क्रिएटेड 1992। इसको 92 में क्रिएट किया गया था, है ना, 91 में तो इसको अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट को, 92 में क्रिएट किया गया। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका काम क्या है? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कंज्यूमर के वेलफेयर का रूप में काम करेगा। ठीक है, खास करके रूरल एरिया में जो कंज्यूमर है। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑपरेट द फंड। तो इसको ऑपरेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944। लेकिन ये सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। अंडर इट्स रूल सिंस रिवाइज इन 2014, एनी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन कंज्यूमर वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 5 years एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स आर एलिजिबल टू फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द फंड। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या कहा गया है, 2014 में इसमें एक नया रूल ऐड किया गया था। इसके तहत कहा है कोई भी ऐसा कंपनी है जो कम से कम 5 साल से काम कर रही है, किस क्षेत्र में काम कर रही है? तो कंज्यूमर अवेयरनेस के
क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। इंगेज इन कंज्यूमर वेलफेयर एक्टिविटीज में तो ऐसा काम करी, कोई एनजीओ हो, ठीक है, जो कंज्यूमर को जागरूक कर रही है। यदि कोई कंज्यूमर को के साथ कोई धोखाधड़ी हुआ तो उसको कोर्ट तक ले जाने में मदद कर रही हो, है ना, उसको सारा प्रोसेस समझा रही हो, मतलब उसका काम क्या है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है कंज्यूमर वेलफेयर एक्टिविटीज, तो उसको इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ते हैं। तो द एक्ट प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू द बेटर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय क्रिएटिंग अ फॉर्मल बट क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट रिलेशन मैकेनिज्म एक्सक्लूसिव फॉर कंज्यूमर्स। तो इसके तहत क्या है, इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, मतलब कि कानून बताया गया है जिसके तहत क्या है, तो टू बेटर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सही तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके तहत एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया। क्वासी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक, मतलब कि कंप्लीटली जुडिशियरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाफ जुडिशियरी है वो। द प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इस्टेब्लिश द 3 टियर जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म। तो इसमें 3 लेवल पे बनाया गया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। BIS के बारे में पढ़ते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2017। तो इसके तहत एक एक्ट बनाया गया था, है ना, जो 2017 में फोर्स में आया। और यानी कि एक स्टेचुटरी बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक तरह का स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। और एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया के रूप में काम करता है। मतलब कि स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मान्यता देता है कि हाँ, एक कंज्यूमर की यूज करने के लायक है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तो इट हैज इनेबलिंग प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन रिजिम। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत कई ऑब्जेक्ट को कंपलसरी से सर्टिफिकेशन रिजिम के अंदर लाया गया है। एनी गुड्स और आर्टिकल्स और एनी शेड्यूल इंडस्ट्री प्रोसेस सिस्टम और सर्विस विद इट कंसीडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो BIS को यदि लगता है कि किसी कोई भी इंडस्ट्री को लाना चाहिए कंपलसरी स्टेशन सर्टिफिकेशन रिजिम के तहत, तो BIS उसको ला सकता है, ठीक है, यदि उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर आदमी के प्रोटेक्शन, एनिमल के प्रोटेक्शन या प्लांट के हेल्थ के लिए है, ठीक है। तो इसके तहत किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी गुड्स या आर्टिकल को एक मतलब कि बोल सकता है कि आपको कंपलसरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा BIS से। इनेबलिंग प्रोविजन है जो मेड फॉर मेकिंग हॉल मार्किंग। जैसे यहाँ पे हॉल मार्किंग को मैंडेटरी अब कर दिया गया। पहले 2 तरह के आते थे गहने, एक मतलब कि नॉर्मली सुनार के द्वारा बनवाया जाता था और हॉलमार्क अलग से आता था। अब ये नॉर्मल वाले गहने नहीं आते, अब सारा गहना हॉलमार्क ही बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि अब इसके द्वारा बताया गया कि अब हॉलमार्क ही बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से एक कंपलसरी सर्टिफिकेशन रेजिम यहाँ पे लागू हो गया। तो वही यहाँ बताया गया द न्यू एक्ट आल्सो अलाउ मल्टीपल टाइप ऑफ सिंप्लीफाइड कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम। द एक्ट इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एनी अथॉरिटी एजेंसी इन एडिशन टू द BIS टू वेरीफाई द कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू स्टैंडर्ड्स एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी। तो कहा जा रहा है कि इसी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दिया है कि BIS के अलावे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी आप बना सकते हैं इसी के लिए, इसी काम के लिए, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो था BIS है, इसको सेटअप किया गया है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ठीक है। टेकिंग ओवर द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। पर इसके पहले ISI होता था, ठीक है, इसके पहले ISI होता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो 1947 से ही था, उसी को हटा करके बनाया गया BIS। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट डेट ऑपरेट अंडर सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के तहत इसको बनाया गया था, सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज। इट वॉज सेटअप इन 2004, इसको 2004 में सेटअप किया गया था। और एक सॉफ्टवेयर बेस, एक मतलब कि सॉफ्टवेयर बेस हेल्पलाइन है। जैसे नॉर्मली आप किसी जगह कॉल करते हैं किसी कंपनी में, है ना, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ पे कॉल होता है, तो उसी तरीके का है। आगे पढ़ते हैं तो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेस। तो कंज्यूमर का जो शिकायत है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 3 क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म बनाया गया, 3 लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे कहाँ पे, तो सबसे अपेक्स लेवल का है, विद टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में इसका जुडिक्शन है, ठीक है। और इसमें जो भी क्लेम होता है 1 करोड़ से ऊपर का होता है, इन्वॉल्विंग एबव 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ से ऊपर का होता है विथ अपीलर जुडिक्शन ओवर स्टेट कमीशन। तो कहा जा रहा है कि ओरिजिनल में मतलब कि आप डायरेक्ट, यदि आपके साथ 1 करोड़ से ज़्यादा का धोखा हुआ है तो आप डायरेक्ट नेशनल कंज्यूमर में जा सकते हैं, मतलब नेशनल लेवल वाले संस्था में जा सकते हैं, नहीं तो आपको पहले नीचे वाले में जाना पड़ेगा, मतलब स्टेट वाले में या डिस्ट्रिक्ट वाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि स्टेट वाले के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो फिर आप नेशनल वाले में जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे से चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसका जुडिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। और यहाँ पे आप 20 लाख के आसपास का, मतलब कि अप टू 20 लाख, ठीक है, मतलब कि 0 से 20 लाख तक यदि धोखाधड़ी होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट वाले में जा सकते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन आया, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन आया, उससे आप खुश नहीं तो आप स्टेट कमीशन में जाइए, यहाँ से खुश नहीं तो नेशनल कमीशन में जाइए। आपको 20 लाख से कम का धोखाधड़ी हुआ तो डायरेक्टली नेशनल वाले में नहीं जा सकते। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं 20 लाख से 1 करोड़ का यदि हुआ है
तब आप डायरेक्टली स्टेट वाले में जा सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली स्टेट वाले में जा सकते हैं, डायरेक्टली नेशनल वाले में अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि स्टेट का जो डिसीजन है उसको खुश नहीं है आप, तो आप नेशनल वाले में जा सकते हैं। और यहाँ पे यदि 1 करोड़ से ज़्यादा का धोखा हुआ है तो आप डायरेक्टली नेशनल वाले एरिया में जा सकते हैं, नेशनल फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल टेस्ट हाउस। तो इट इज अ प्रीमियर टेस्ट एंड क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी। तो एक लेबोरेटरी है, ठीक है, एक लेबोरेटरी है जो कंट्री का एक प्रीमियर टेस्ट और क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी है फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये है 1912 से ही। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ओरिजिनली एट द इंडिया रेलवे बोर्ड एज अ कैप्टिव टेस्ट एंड क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी एट अलीपुर कोलकाता। तो इसको ओरिजिनली अलीपुर कोलकाता में सेटअप किया गया था। और इसका उस समय नाम क्या था, तो इंडियन रेलवे बोर्ड एज इंडियन रेलवे बोर्ड के द्वारा सेटअप किया गया था। और उसका नाम क्या था, कैप्टिव टेस्ट एंड क्वालिटी इवेल्युएशन। तो उस समय काम यही था कि क्वालिटी को इवेल्युएट करना, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये नहीं था। और इसका मेनली क्वालिटी किस चीज़ का चेक करता था, तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसके क्वालिटी को चेक करता था। द फर्स्ट रीजनल लेबोरेटरी वॉज सेटअप बाय NTH इन मुंबई 1963। पहला जो रीजनल इसका बनाया गया लेबोरेटरी मुंबई में बनाया गया 1963 में। उसके बाद चेन्नई में, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी। टू प्रिसाइज द NTH इशू टेस्ट सर्टिफिकेट। तो कहा जाए जो नेशनल टेस्टिंग हाउस है एक टेस्ट सर्टिफिकेट इशू करता है इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड टू सर्टिफाई कन्फर्मेटिव नेशनल इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन फॉर कस्टमर स्टैंडर्ड स्पेशलाइजेशन। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि एक सभी लोग एक मतलब सर्टिफिकेट देकर जान सके कि हाँ एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर जो कंज्यूमर है वो भी संतुष्ट हो सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट है प्राइस मॉनिटरिंग। तो DCA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑपरेट अ प्राइस मॉनिटरिंग सेल। तो उसके तहत एक PMC है, प्राइस मॉनिटरिंग सेल, जिसका काम क्या है, टास्क विथ मॉनिटरिंग प्राइस ऑफ सिलेक्टेड इसेंशियल कम्युनिटी। तो जो इसेंशियल कम्युनिटीज़ के प्राइस को मतलब मेंटेन करता है। एसेंशियल कम्युनिटीज यानी कि जो आदमी के ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मेंटेन करता है। और इसमें जो है बोथ रिटेल और होलसेल दोनों लेवल के प्राइस को इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मेन टारगेट ही यही है, उसका मेन काम ही यही है कि कंट्री में हर किसी के थाली में खाना पहुँचे, ठीक है, कंट्री में हर किसी को फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो थ्रू एफिशिएंटली प्रोक्यूरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और किसानों से जो है MSP पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्यूरमेंट हो अनाज का, ठीक है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का स्टोरेज करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल्स थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक को मेंटेन करें, मेकिंग फूड ग्रेन एक्सेसिबल टू रीजनेबल प्राइस। तो लोगों को एक उचित मूल्य पे मिले, स्पेशली टू द वीकर सेक्शन, खास करके वीकर सेक्शन को, है ना, जिसको TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जिनको अनाज मिला जाता है, मतलब BPL और अंत्योदय योजना वाले जो लोग होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है, तो FCI विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर व्हीट, पैडी, कोर्स ग्रेन्स इन द वेरियस स्टेट टू प्रोवाइड प्राइस सपोर्ट टू द फार्मर्स। तो FCI के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके, है ना, बहुत सारे अनाज को खरीदा जाता है, जैसे गेहूँ खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है, और भी कई अनाज को खरीदा जाता है MSP पे, ठीक है, MSP पे खरीदा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। तो इससे किसानों को भी फायदा होता है, उनको एक उचित मूल्य मिलता है। बिफोर ईच रबी खरीफ सीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेज द MSP। तो MSP कब अनाउंस किया जाता है, तो सीजन के पहले अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि MSP देख करके किसान अपना फसल का बुआई कर सके। ऐसा नहीं है कि फसल बुना गया बीच में MSP मतलब कि अनाउंस किया जाता है, MSP पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। MSP कैसे, किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो CACP के रिकमेंडेशन पे अनाउंस किया जाता है। याद रखिएगा, CACP के रिकमेंडेशन पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, उसके रिकमेंडेशन पे MSP अनाउंस किया जाता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आर इनकरेज टू अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अभी जिम्मा होता है कि कहाँ कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेंगे, है ना, कहाँ से धान को खरीदेंगे। तो उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, सुझाव दिया जाता है सेंटर के द्वारा कि आप उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, यानी कि छोटे से छोटे गाँव लेवल तक भी आप प्रोक्योरमेंट कीजिए, है ना। नेक्स्ट है स्टॉक इन सेंट्रल पूल। तो इसको हम लोग बफर नॉर्म बोलते हैं। फूड ग्रेनिंग स्टॉक नॉर्म वर ले डाउन टू मीट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टॉकिंग। तो कहा जा रहा है कि एक मिनिमम बफर स्टॉक बनाना है कि कम से कम इतना जो है गोदाम में होना चाहिए, एक लिमिट तक अनाज गोदाम में होना चाहिए, उसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं। एक साथ बोलते हैं एक्स्ट्रा अनाज इसको रखा जाता है, ताकि यदि भविष्य में इन फ्यूचर कभी अकाल पड़े, पानी न पड़े, या खेती किसी कारणवश न हो, उस साल फसल अच्छा ना हो, तो हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इसलिए बफर स्टॉक बना करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो इसके लिए एक एक्ट आया था 2013 में, याद रखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 का है। इस एक्ट के तहत क्या है, तो प्रोवाइड फूड फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में, ठीक है, लोगों को फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। एक अफोर्डेबल प्राइस में हर किसी को खाना पहुंचाना,
है ना, इस एक्ट का मेन टारगेट था। एक्ट कवर अप फॉर अबाउट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इस एक्ट में लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन आते हैं, लगभग 50% अर्बन पॉपुलेशन आते हैं। मतलब इंडिया का जितना रूरल पॉपुलेशन है उसका 75% इसके में इंक्लूड है, और जितना अर्बन पॉपुलेशन इंडिया का उसका 50% इंक्लूडेड है, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 67% जनता इसके तहत इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दस कवरिंग अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, 2/3 यहाँ बताया गया, एक्चुअली 67% है। द कवरेज फॉर द रिसीविंग हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में एक होता है अंत्योदय योजना, एक होता है बीपीएल, है ना। AAY यानी अंत्योदय योजना उसको 2000 में लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको, मतलब उनके लिए अंत्योदय योजना है। और जो बीपीएल होते हैं उनसे भी सस्ता अनाज इनको दिया जाता है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया कि इसमें लगभग 2.5 करोड़ हाउस होल्ड है। सच हाउस होल्ड एंटाइटल अंदर एक्ट टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ, तो ठीक है, एक घर पे 35 kg अनाज मिलता है उनको। एट द रेट ऑफ 1 to 3 पर kg कोर्स ग्रेन व्हीट और राइस, यानी कि गेहूँ 2 रुपये और चावल 3 रुपये इनको मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग यदि बढ़ते हैं तो NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें लगभग सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हैं। अबाउट 80.55 करोड़ बेनिफिशियरी, लगभग 81 करोड़ बोल सकते हैं कि बेनिफिशियरी इसमें है, ठीक है। इन चंडीगढ़ पुडुचेरी अर्बन एरिया जब दादर नगर हवेली द एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द कैश ट्रांसफर मोड, तो चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में और अर्बन एरिया ऑफ दादर नगर हवेली में, वहाँ पे जो है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैश ट्रांसफर किया जाता है, वहाँ पे फूड नहीं दिया जाता है, ठीक है। अंडर विच फूड सब्सिडी बीइंग ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी हु विल देन हैव चॉइस टू बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम ओपन मार्केट, तो यहाँ पे पैसा ही दे दिया जाता है, लोग अपने ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं। बाकी सब याद रखिए कहाँ कहाँ, तो चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली में, ठीक है। नेक्स्ट इन टू इंड कंप्यूटराइजेशन, तो इन टू इंड कंप्यूटराइजेशन में क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, तो इसके तहत क्या है कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जितने भी बेनिफिशियरी उनका एक डाटाबेस तैयार किया गया है, उनका डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है। ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन टू बीइंग ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन सारे सिस्टम को किया गया है। ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, तो डिफरेंट पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि लोगों की शिकायत को दूर किया जा सके, है ना। तो इन टू इन का मतलब कि जो मिनिस्ट्री है, पब्लिक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रही है किसी न किसी तरीके से, है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS, ठीक है, IMPDS जिसको बोलते हैं। द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम करने का मतलब क्या हुआ कि 100% पैसा इसमें सेंटर देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, पैसा शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा, ठीक है। The integrated management of PDS is to be implemented during financial year 18-19 and 19-20 for establishing public distribution system network to internally implement national level deduplication of beneficiary property। तो क्या कह रहा है कि मेनली 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और इसका मेन टारगेट क्या है, तो डीडुप्लीकेशन को रोकना है, ठीक है। बेनिफिशियरी का जो डुप्लीकेशन हो रहा है उनको रोकना है। पोर्टेबिलिटी को इंश्योर करना, पोर्टेबिलिटी यानी कि यदि कोई पहले उसका कार्ड झारखंड में था और अभी चाहता है कि हमारा नाम वेस्ट बंगाल में जुड़ जाए, है ना, तो पोर्टेबल वहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो वो सब मेंटेन करने के लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS किया गया। मतलब इंडिया में जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दुकान है, राशन के जितने दुकान हैं, सरकारी दुकान जो होता है, सबको आपस में जोड़ दिया जाए ऑनलाइन माध्यम से, है ना। नेक्स्ट अदर वेलफेयर स्कीम, और भी कई वेलफेयर स्कीम चलाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मिड डे मील स्कीम MHRD के तहत चलाया जाता है। हम लोग एजुकेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़े थे। मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी मतलब कि 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को इसमें खाना दिया जाता है लंच में, ठीक है। फूड ग्रेन सप्लाई किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फूड दुकान मतलब कि जो स्कूल है उसको फ्री में इसका दिया जाता है। फूड ग्रेन सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 100 ग्राम फॉर प्राइमरी स्टेज एंड 150 ग्राम फॉर अपर प्राइमरी स्टेज पर चाइल्ड पर स्कूल पर डे। तो कहा जा रहा है कि इसमें मतलब कि प्राइमरी स्कूल के लिए 100 ग्राम अनाज दिया जाता है और 150 ग्राम दिया जाता है 6 से 8 तक के लिए, एक स्कूल में एक बच्चा को। एंड वेयर कुक्ड पब्लिक प्रोसेस्ड हॉट मील इज बीइंग सर्व्ड और 3 kg पर स्टूडेंट पर मंथ वेयर रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कहाँ दिया जाता है, यदि जहाँ पे खाना बनकर मिलता है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चावल ही दे दिया जाता है, तो वहाँ पे 3 kg पर स्टूडेंट दिया जाता है चावल, जहाँ पे अनसर्व मतलब कि अनकुक्ड भोजन मिलता है, ठीक है। व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो कहा जा रहा है कि गेहूँ मेनली टारगेट करके, ठीक है। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। द फूड ग्रेन अलॉटेड अंडर इज यूटिलाइज बाय द स्टेट अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS के तहत इसको मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू करवाया जाता है। और 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं, ठीक है, उनको पहले टारगेट किया जाता है, उनको गेहूँ दिया जाता है इसके तहत। नेक्स्ट स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्टर द स्कीम एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल का स्कीम है, ठीक है।
फूड ग्रेन्स फॉर द स्कीम आर अलॉटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट बीपीएल एट द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या है, ये मेनली स्कीम जो एडोलसेंट गर्ल के लिए है, ठीक है। तो इसके किसके द्वारा लागू कराया जाता है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लागू करवाया जा रहा है सेंट्रल लेवल पे। तो इसके तहत अनाज बांटा जाता है। तो अनाज कहाँ से आता है, तो ये जो महिला मंत्रालय है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मिनिस्ट्री है वहाँ से बीपीएल रेट पे चावल खरीदता है, फिर एडोलसेंट घर में फ्री में बांटा जाता है उसको। उस नेक्स्ट है द सबला स्कीम बाय लॉन्च इन 2010, 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें दो स्कीम को मिलाया गया था, कौन कौन था, तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड एडोलसेंट गर्ल एंड किशोरी शक्ति योजना, ये दोनों पहले अलग अलग स्कीम थे, उनको मिला करके सबला स्कीम लगाया था 2010 में। द स्कीम एम इम्प्रूविंग एडोलसेंट गर्ल, तो इसमें जो एडोलसेंट गर्ल थे 11 से 18 साल के जो गर्ल थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए मैंने लाया गया था ये स्कीम जो था। इट ऑल्सो मेड इक्विपिंग द गर्ल फैमिली वेलफेयर हेल्थ हाइजीन, तो इसमें हर चीज़ को ध्यान दिया जाता था, फैमिली वेलफेयर हेल्थ हाइजीन को, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन 100 ग्राम ऑफ ग्रेन पर बेनिफिशियरी पर डे एंड 300 डेज इन ईयर था। साल में 300 दिन के लिए 100 ग्राम डेली के हिसाब से उनको अनाज दिया जाता था। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है, नारी निकेतन या फिर और भी ऐसे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उनको सप्लाई किया जाता है फूड ग्रेन्स का सस्ते दामों पे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उनको जो दिया जाता है या तो बीपीएल प्राइस पे दिया जाता है या फिर बीपीएल प्राइस से 5% ज़्यादा रेट पे दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बीपीएल में 300 रुपये पर क्विंटल चावल दिया जा रहा है, तो इनको मैक्सिमम 315 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो 300 से 315 के बीच में इनको चावल मिलेगा, ठीक है, या गेहूँ जो भी मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर SC ST और OBC हॉस्टल, तो जो SC ST और OBC हॉस्टल होते हैं वहाँ पे फूड ग्रेन का सप्लाई किया जाता है। 1994 में यह स्कीम आया था, ठीक है। और द रेसिडेंट ऑफ हॉस्टल्स हैविंग 2/3 रेसिडेंट एलोकेशन टू SC ST एलिजिबल टू 15 kg फूड ग्रेन्स पर रेसिडेंट पर मंथ। तो ऐसे हॉस्टल, तो इसमें स्टूडेंट को नहीं बल्कि हॉस्टल का जो अथॉरिटी है उसको दिया जाता है अनाज 15 kg पर मंथ पर रेसिडेंट के हिसाब से। अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर इट आर मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनाज कहाँ से आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है। नेक्स्ट अन्नपूर्णा स्कीम ये इंप्लीमेंट किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसके तहत क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन है 65 एंड अबव के जो एज हैं, ठीक है, जिनको किसी तरीके का पेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको पेंशन यदि नहीं मिल रहा तो उनको 10 kg का चावल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 10 kg अनाज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। चावल ले लें या गेहूँ ले लें या फिर दोनों मिलाकर 10 kg ले लें, 10 kg उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सीनियर सिटीजन 65 एबव है और उनकी जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट ओपन मार्केट सेल स्कीम, इन एडिशन टू मेंटेनिंग बफर स्टॉक एंड फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अदर वेलफेयर स्कीम्स the FCI sell excess stock of wheat and rice from central pool at predetermined price in the open market from time to time। तो कहा जा रहा है कि FCI तो ये सब काम तो करती ही है कि लोगों में सस्ते दामों पे पहुंचाती है अनाज को, उसके अलावा और भी कई वेलफेयर स्कीम चलाती है। यदि वहाँ से बच जाता है उसके बाद बफर भी मेंटेन करना है। यदि सब कुछ करके बच जाता है अनाज तो उसको बेचा जाता है मार्केट में, ओपन मार्केट में, जहाँ पे डिफरेंट व्यापारी खरीदते हैं, है ना। बाद में फिर जो हम लोग नॉर्मली जो दुकान में बिकता है वो चावल यहाँ से आता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स को स्टोरेज करना, है ना, कैसे स्टोर किया जाता है। तो पहला कैपेसिटी ऑफ FCI एंड स्टेट एजेंसी, तो FCI में स्टोर किया जाता है और फिर स्टेट एजेंसी का जो भी कैपेसिटी वहाँ FCI इज द ग्रिड ऑफ कवर्ड गोडाउन्स इन ऑल स्टेट टू सेफली स्टॉक द सेंट्रल फुल फूड ग्रेन्स। तो कहा जाए जितना भी सेंट्रल पूल में फूड ग्रेन जो है, सेंटर के पास जो भी अनाज है उनको स्टोर करने के लिए FCI जो है पूरे कंट्री में एक ग्रिड बनाए हुए गोडाउन का एक नेटवर्क बनाए हुए। बिसाइड इट हायर्स कैपेसिटी फ्रॉम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एक CWC है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वहाँ से भी जो है मतलब कि मदद लेता है FCI यदि इसको घट जाता है तो, है ना। एंड स्टेट एजेंसी लाइक स्टेट वाइड वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उसके अलावा फिर उसी तरह से प्राइवेट पार्टी या फिर स्टेट का कोई वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसका मदद लिया जाता है FCI के द्वारा। ऑगमेंटेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी टू कॉप विथ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स द डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम फॉर ऑगमेंटिंग द कवर्ड स्टोरेज कैपेसिटी इन द कंट्री। तो कहा जा रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी को मतलब कि एक तरह से आश्वस्त होने के लिए, है ना, कंफर्मेशन के लिए एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से गारंटी स्कीम चलाया जा रहा है। अंडर दिस स्कीम भी लॉन्च 2008 में इसको लॉन्च किया था। गोडाउन और कंस्ट्रक्टेड इन PPP मोड, तो गोडाउन को PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चालू किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे लैंड और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट किया जाता है पार्टनर के द्वारा, ठीक है, जो भी मतलब कि जो प्राइवेट वहाँ पे बनेगा तो उसके द्वारा। लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन आइडेंटिफाइड बाय FCI, जो लोकेशन चुना जाता है FCI के द्वारा चुना जाता है, ठीक है।
based on the recommendation of a state level committee to cover the gaps in the storage. A central sector scheme for construction of a godown with focus on augmenting a storage capacity being implemented in north eastern state. ऐसा खास करके किस एरिया में लागू किया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लागू किया जा रहा है. अंडर इट फंड्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टोरेज गोडाउन टू इंप्रूव द सप्लाई ऑफ चेन लॉजिस्टिक ऑफ पीडीएस. नेक्स्ट वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो एक अलग अथॉरिटी ही है ना वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, गोदाउन के डेवलपमेंट के लिए. तो इसको बनाया गया था फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग सेक्टर टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इन द फार्म सेक्टर. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम इन द कंट्री बाय इनेक्टिंग वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 विच इन प्लेस 2010. तो जो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2007 में, जो 2010 से यहाँ पे लागू है. और इसका मेन टारगेट क्या है, तो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाए. टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म लाना है ना. टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इन द फार्म सेक्टर में क्रेडिट का फ्लो करना, यानी कि ज़्यादा लोन देना किसानों को. तो ये सब टारगेट को ला करके एक वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया था 2007 में. द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA सेटअप किया गया था 2010 में. ठीक है, इसका काम क्या है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है ना, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 1957 में इसको बनाया गया था. अंडर दिस डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटीज फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनके लिए साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराना. ठीक है, और CWC ऑल्सो अप्लाई 100% ऑन सब्सिडरी कंपनी. तो इसके तहत एक और कंपनी है जिसका क्या नाम है, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेल साइड वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसका एक इसी के तहत मतलब कि दोनों सरकारी कंपनी ही हो गया. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कंपनी तो सरकारी कंपनी है, इसके तहत एक और सरकारी कंपनी है. ठीक है, इसको 1957 में सेटअप किया गया था. तो हम लोग नेक्स्ट अब हम कल पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फूड ग्रेन से. तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.